हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। चलिए आज हम लोग क्लास 9th की जो हमारी बुक है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लिया था और ये जो सेकंड चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, द साउंड ऑफ म्यूजिक। आप जब इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत इमोशनल स्टोरी है, यानी इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल टच क्यों है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो हमें इंस्पिरेशन देती है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करेगी। क्यों करेगी ये मोटिवेट, इसका रीजन हम स्टोरी पढ़कर जानेंगे कि ये स्टोरी में ऐसा क्या है कि ये हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करेगी और हमको मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो इस स्टोरी में हम इसका फर्स्ट पार्ट ही पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर अभी, और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें इस चैप्टर के अंदर द साउंड ऑफ म्यूजिक के अंदर दो स्टोरीज दी गई हैं। एक स्टोरी एवलिन ग्लेनी की है एंड द सेकंड स्टोरी है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, जिनके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा ना। बिस्मिल्लाह खान जो कि एक बहुत बड़े सहनाई वादक हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्हें कहा जाता है। तो इनके बारे में आप पहले से ही थोड़ा बहुत जानते होंगे, और जो थोड़ा बहुत नहीं जानते वो हम इनकी स्टोरी जो कि सेकंड पार्ट है इसका, वहां पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़कर जानेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हम किसकी स्टोरी पढ़ेंगे, एवलिन ग्लेनी की, लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कितनी हार्ट टचिंग इसकी अगर हम देखें तो कितनी हार्ट टचिंग इसका टाइटल है कि एवलिन ग्लेनी ने सुना, क्या सुना, लिसन टू साउंड, साउंड्स को सुना, साउंड जो आवाज टिक टिक जैसे अभी हो रही है, ये साउंड, कोई भी साउंड, बर्ड्स चिटरिंग, ठीक है, चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, ये सारी चीजें जो है, जो साउंड्स हमें सुनाई देते हैं, ये सुने एवलिन ग्लेनी ने। अब ऐसा क्यों बोला है एवलिन ग्लेनी ने ये साउंड सुने विदाउट हियरिंग इट, क्योंकि उनके पास हियरिंग कैपेसिटी नहीं थी। जब हमारे पास हियरिंग कैपेसिटी ना हो और हम किसी चीज को महसूस करके जो सुनते हैं ना, वो ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है उसको सुनना, है ना। तो ये एवलिन ग्लेनी ने जो साउंड सुने हैं वो बिना हियरिंग के, बिना सुने हुए, यानी उनके पास एबिलिटी नहीं थी, उनकी क्षमता नहीं थी, उनकी कानों की जो स्ट्रेंथ थी वो आवाज को सुनने के लिए कम हो चुकी थी, या लगभग कहें तो खत्म ही हो चुकी थी, ना के बराबर बची थी। और फिर भी उन्होंने साउंड से अपना जो कनेक्शन था, म्यूजिक से जो कनेक्शन था, वो नहीं छोड़ा। द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी यहाँ साउंड किसकी बात की जा रही है, यहाँ म्यूजिक के साउंड की बात की जा रही है कि विदाउट हियरिंग भी जो एवलिन ग्लेनी है उन्होंने जो अपना म्यूजिक है उसमें प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी और वो एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन है ना, वो बनी। ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। एवलिन ग्लेनी की ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि सोचो, जो लोग जिनके पास हियरिंग कैपेसिटी भी नहीं है और वो भी साउंड को क्रिएट कर रहे हैं बिना सुने, तो क्या हम सुनकर हमारे सारे सेंसेस हमारे काम कर रहे हैं और इसके बाद भी क्या हम काम नहीं कर सकते, हम चीजों को अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते हैं और अच्छा सक्सेसफुल जीवन और करियर नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हैं, है ना। तो जब ये लोग कर सकते हैं इतनी हार्श और इतनी हार्ड लाइफ होने के बाद भी, तो हमारे पास तो बहुत सारी स्मूथ चीजें हैं जिन्हें हम विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड्स जो हमें ईश्वर ने दिए हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, ये हमारे पास क्या है, ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, इन्हें हमने नहीं बनाया है, ये हमें गॉड ने गिफ्ट किए हैं। तो ये सारे हमारे पास जो हियरिंग एड्स हैं ये गॉड गिफ्टेड हैं, ईश्वर ने हमें उपहार के रूप में दिए हुए। और वी ऑलवेज रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी कुछ हमारे पास है, हमें मिला है, ये जो हमारी बॉडी है, इसके पार्ट्स हैं, इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, इनका यूज करना चाहिए, प्रॉपर यूज। तो ये बहुत अच्छी प्यारी सी स्टोरी है जो हमें मोटिवेट भी करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। तो ये स्टोरी से रिलेटेड ही है, बिफोर यू रीड में हम पढ़ लेते हैं कि गॉड ने, ईश्वर ने उससे छीन लिया, may have taken ले लिया, क्या ले लिया, हर हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनने की उसकी जो क्षमता थी
कि वो कानों से अपने सुन सके, तो वो उसकी कैपेसिटी को छीन लिया, यानी अब वो सुन नहीं सकती। बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने उसे क्या दिया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ जो ऑर्डिनरी यानी साधारण लोगों से ऊपर है, जो उसके पास है वो असाधारण चीजें है ना, जो साधारण नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, तो कुछ ऐसा समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो एवलिन ग्लेनी जो है उनको दिया। अब वो क्या था? वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं कानों से, है ना, हम सुनते किससे हैं? ईयर से सुनते हैं। वो क्या करती है? शी फील्स, वो उस चीज को, उस साउंड को फील करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और शायद उससे ज्यादा जितना कि हम सुन पाते हैं या जितना हम महसूस करते हैं, वो हमसे ज्यादा, ठीक है, हमसे ज्यादा महसूस करती है और हमसे ज्यादा उसके पास कैपेसिटी है। वो डीपली यानी हमसे ज्यादा डीप में जाकर के चीजों को समझ पाती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि वो म्यूजिक, यानी म्यूजिक तो काम ही सुनने का है, क्योंकि वो साउंड का क्रिएट करता है। अब जो सुन ही नहीं सकता वो साउंड कैसे क्रिएट करेगा, है ना? तो इसी कारण वो एक्सप्रेस कर पाती किसको? अपने म्यूजिक को ब्यूटीफुली, बहुत ही प्यारे तरीके से। Read the following account of a person who fought against a physical disability. Physical disability किसकी? एवलिन ग्लेनी की बात की गई है कि एवलिन ग्लेनी जो थी यहाँ पर, वो क्या हो गया था उनके साथ? वो हियरिंग कैपेसिटी उनकी खत्म हो गई थी, इसके बाद भी, फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी। आज वो इतनी सक्सेसफुल हो गई कि हमें उनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोगों को क्या करेगी? मोटिवेट करेगी, जो कि फिजिकली डिसेबल हो गए हैं या किसी कारणवश फिजिकली कहीं ना कहीं एबल नहीं है, कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स है। और साथ ही साथ हम जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लेजी और अपनी केयरलेसनेस के चलते अपनी जो चीजें हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में नहीं करते हैं और कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? तो स्टार्टिंग होती है स्टोरी की, रश आर क्राउड्स, ओके, रश आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशंस ऑन द underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. अब ये जो गर्ल है 17 years गर्ल जो है, ये 17 years गर्ल कौन है? वही हमारी जो इस स्टोरी की हम बोल सकते हैं प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर है वो एवलिन ग्लेनी है। ये उसी की बात हो रही कि रश आवर, बहुत ज्यादा रश था, बहुत जौसल था। जौसल मतलब होता है पुश रफली, जहां हम देखते हैं ना स्टेशन पे, स्टेशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन प्लेटफॉर्म बात हो रहा है ना, तो स्टेशन पे क्या होती है? बहुत भीड़ होती है, क्राउड होता है, जौशल होता है, एक दूसरे को सब ट्रेन पकड़ने की उसमें क्या करते, पुश करते रहते रफली, एक दूसरे को ध्यान नहीं देते। तो वो कहाँ थी? वो अंडरग्राउंड द ट्रेन प्लेटफॉर्म पर थी, अंडरग्राउंड वाला जो प्लेटफॉर्म होता वहां पर। एंड अ स्लाइट गर्ल, वो कितनी थी? लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी अभी वो 17 ईयर्स की कंप्लीट नहीं थी, उससे छोटी दिखाई दे रही थी ना। वॉज नर्वस, नर्वस थी, और येट एक्साइटेड। नर्वस क्या? ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम किसी एग्जाम या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां हमें लगता है कि कोई हमें जज तो नहीं कर रहा, कोई हमें ऑब्जर्व करेगा, तो वहां पर हम भी नर्वस हो जाते हैं ना। अक्सर करके लोग ऐसी कंडीशन में नर्वस हो जाते हैं ना। तो वो नर्वस थी, लेकिन नर्वस होने के साथ साथ वो एक्साइटेड भी बहुत थी। क्यों थी? एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो फील कर रही थी, वो सुन नहीं पा रही थी। शी वॉज नॉट एबल टू लिसनिंग द ट्रेन साउंड्स, इवन शी वॉज एबल टू फील द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। हम भी देखो स्टेशन पे जब बैठे होते हैं, तो स्टेशन पे जब ट्रेन आ रही होती है तो ट्रेन की साउंड तो बहुत ज्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, पूरा प्लेटफॉर्म क्या करता है, प्लेटफॉर्म में एक वाइब्रेशन होता है ना। तो वो जो प्लेटफॉर्म में वाइब्रेशन होता है उसे तो हम भी फील करते हैं। तो ये जो एवलिन ग्लेनी है, ये भी क्या कर रही थी, उस वाइब्रेशन को
फील कर रही थी। किसका? अप्रोचिंग ट्रेन, जो सामने से ट्रेन आ रही थी उसके जो वाइब्रेशन थी प्लेटफॉर्म पे हो रहे थे उसे वो फील कर रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. यानी कि ये जो उसका था पहला दिन था, कहाँ पर? वो कहाँ गई थी? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है, वहां पर उसने अपना एडमिशन लिया था और वो पहला दिन था जब वो वहां जा रही थी, है ना। एंड डॉन्टिंग, डॉन्टिंग मतलब फ्रेटनिंग, हल्की सी डरा हुआ होना, है ना। स्केयर्ड, तो वो डरी हुई थी, ठीक है। इनफ फॉर एनी टीनेजर, टीनेजर मतलब जो टीनेज का हो, यानी हम बोल सकते हैं 13 to 19, ज्यादातर वैसे तो 18 अबव एडल्ट कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन जो टीन जो होता है इस ग्रुप को हम टीनेजर बोलते हैं ना। तो वो यंगर 17 है ना। यंगर 17 से हमें पता चल रहा है कि वो टीनेजर है। तो फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, वो कहाँ से बिलोंग करती थी? स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करती थी, ठीक है, स्कॉटिश गर्ल थी। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. यानी ये जो हमारा एस्पायरिंग म्यूजिशियन था, म्यूजिशियन कौन? यही एवलिन ग्लेनी। ये क्या थी? इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, इसे बहुत सारे चैलेंज फेस करने थे। क्यों? क्योंकि म्यूजिक में काम होता है सुनने का। आप म्यूजिक कैसे सीखेंगे? जब आप उनके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सुन पाएंगे, यानी म्यूजिक को जब तक आप सुन नहीं पाएंगे, यू आर नॉट एबल टू लिसन द म्यूजिक, हाउ यू क्रिएट द म्यूजिक, ठीक है। तो क्रिएट कैसे करेंगे बिना सुने? तो ये उसके लिए बहुत बिगर चैलेंज था। देन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। क्यों? क्योंकि वो प्रोफाउंडली डेफ का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से, है ना। अब वो क्या थी? वो पूरी तरह से डेफ हो चुकी थी, यानी वो बाय बर्थ जो डेफ नहीं थी, अब वो प्रोफाउंडली डेफ हो चुकी थी, यानी उसे अब कुछ भी सुनाई नहीं देता था। शी ओनली फेल्ड, ठीक है, फेल्ट एवरीथिंग, यानी हर वाइब्रेशन को वो फील करती थी, म्यूजिक को फील करती थी इंस्टेड ऑफ हियरिंग। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। एवलिन ग्लेनी, लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब ये एकदम से नहीं हुआ कि उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी वो एकदम से चली गई, नहीं, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब धीरे 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 जो उसका साउंड्स थे, वो जो सुनने की कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे कम हो गई। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और ये कब नोटिस किया गया? तो जो एवलिन की मदर थी, कौन थी? मदर, उन्होंने नोटिस किया सबसे पहले। कब नोटिस किया? जब एवलिन को क्या किया जा रहा था? एवलिन को कॉल किया गया कई बार, फ्रिक्वेंटली एवलिन जो है उसको कॉल किया, यानी उसका नाम अनाउंस हुआ। ये कहाँ पर अनाउंस हो रहा था? स्टेज पर। वो क्यों हो रहा था? रीजन क्या था स्टेज पे उसका नाम अनाउंस होने का? क्योंकि उसे पियानो प्ले करना था, फॉर प्लेइंग द पियानो, यानी वो पियानो बजाने के लिए उसका नाम बार बार अनाउंस हो रहा था, लेकिन वो उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वो उस पर रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो वहां से हिली नहीं। उसका बार बार नाम, अब होता है ना जब भी कोई स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देनी होती है तो उससे पहले वहां पे जो एंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो नंबर बाय नंबर लोगों को बुलाते हैं ना। तो एवलिन का नाम कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था? कॉल हो रहा था, लेकिन एवलिन जो थी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, है ना। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। इतने बार नाम बुलाने के बाद भी एवलिन बिल्कुल उस जगह से नहीं हिली, है ना। तो अब वो मूव ही नहीं कर रही थी। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। तभी उसकी माँ ने, आई कौन है यहाँ पर? उसकी माँ बोल रही कि तभी मैंने रियलाइज किया कि शी हैड नॉट हर्ड, उसने सुना ही नहीं। शी हैड नॉट लिसन्ड, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसका नाम अनाउंस हो रहा है, तो वो सुन ही नहीं पा रही थी, इसलिए उसने वहां पर मूव नहीं किया। सेज एजाबेल ग्लेनी, ये एजाबेल ग्लेनी कौन है? ये उसकी माँ का नाम है, एजाबेल ग्लेनी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness
फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अच्छा, ये एवलिन ग्लेनी की डेफनेस इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि एवलिन ग्लेनी ने अपनी जो डेफनेस थी, यानी धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटी थी ना सुनने की, वो कैपेसिटी जैसे ही कम हो रही थी, तो उसने ये चीज अपनी डिस्क्लोज नहीं की, है ना। इस जो अपनी जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को वो क्या किए रही, हाइड किए रही, लोगों से छुपाने की कोशिश की, है ना। उसने अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, किसी को भी नहीं बताया कि उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। तो इस कारण उसकी जो प्रॉब्लम थी ये बढ़ती गई। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो 11 ईयर की हो गई, यानी धीरे धीरे अब क्या हो रहे थे, उसके मार्क्स डिटेरियोरेटेड हो रहे थे। मार्क्स डिटेरियोरेटेड मतलब मार्क्स कम हो रहे थे। किसमें? जो एग्जाम लेते हैं हम, उसमें मार्क्स उसके क्या हो रहे थे, धीरे धीरे नंबर कम हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो सुन नहीं पा रही है। तो हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करना। उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने क्या की, रिक्वेस्ट की। किससे रिक्वेस्ट की? टू हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की। अब क्या रिक्वेस्ट की, चलिए वो देख लेते हैं। टेक हर टू उसको ले जाए। कहां पर ले जाए? क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं करना बंद कर गई थी ना, यानी उसके मार्क्स भी कम हो रहे थे। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने कहा टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। क्योंकि 8 ईयर की एज में लगभग क्लियर हो गया था कि उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, यानी वो अब इस स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं खो रही थी। उसकी ये स्ट्रेंथ, हियरिंग एबिलिटी कम हो रही थी। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage। उसकी लगातार नर्व, एक जो नर्व्स होती है ना कान के अंदर, वो क्या हो रही थी, उसके डैमेज होने के कारण वो इम्पेयर्ड, यानी कि उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, वो डेफनेस की तरफ बढ़ती जा रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तब उन्हें क्या, धीरे धीरे वीकेंड होना, इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है, कमजोर होना, वीकेंड होना। तो तभी क्या हुआ, जो उसके स्कूल और जो लोग थे उन्होंने क्या एडवाइस दिया उसके पेरेंट्स को, ये एडवाइस दिया कि उसके लिए क्या यूज करना चाहिए, हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स क्या होते हैं, जो मशीन्स आती है ना कान में लगाने के लिए, वो। एंड सेंड, और उसे कहाँ भेज देना चाहिए, द स्कूल फॉर द डेफ, जो स्कूल डेफ बच्चों के लिए बनाया जाता है, जहां पर उन्हीं जिनको सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता, उन्हीं बच्चों को रखा जाता है। उस स्कूल में एवलिन ग्लेनी को शिफ्ट कर दिया जाए ना। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन क्या कह रही है, क्योंकि वो उस समय कितनी थी, छोटी बच्ची तो थी, 11 साल की। अब ऐसे बच्चे के लिए एकदम से सब का रिएक्शन भी ऐसा चेंज हो जाए तो उसे क्या लगेगा, सडनली लुक्ड ब्लैक, की यानी ऐसा लगने लगा था कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है ना। एवरीथिंग क्या हो गई, ब्लैक हो गई, मेरे चारों तरफ अंधेरा हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन वो इस तरीके की लड़की नहीं थी, बहुत डिटरमाइंड लड़की थी कि वो गिव अप करे, ऐसा उसने नहीं सोचा। शी वॉज डिटरमाइंड, वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड थी। किसके लिए, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने ये सोच लिया था, निश्चय कर लिया था कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ, जैसे कि सब लोग जीते हैं वैसी ही लाइफ जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसको बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था। तो उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपना ये जो इंटरेस्ट है इसे नहीं खत्म करेगी, वो अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक को वो कंटिन्यू रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तभी एक दिन उसने देखा कि ये देखो, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ दिया है ये xylophone है ना। ये xylophone क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विद अ रो ऑफ वुडन बार्स। देखो ये वुडन बार्स बने हुए हैं इसमें, ऑफ डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ के। ये देखो ये छोटा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे, तो इसको xylophone बोलते हैं। तो उसने जब एक लड़की को xylophone प्ले करते हुए देखा तो उसका भी मन हुआ, उसने कहा मैं भी xylophone प्ले करूंगी, है ना। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट
रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो ज्यादातर टीचर्स ने तो उसे डिस्करेज ही किया, यानी किसी ने भी उसे एनकरेज नहीं किया कि नहीं हाँ तुम कर सकती हो, मेहनत करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। सिर्फ एक्सेप्ट द वन परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट कौन होता है? परक्यूशनिस्ट अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम एंड द तबला, यानी ऐसा व्यक्ति जो तबला और ड्रम को क्या करता है, प्ले करता है, उसको हम परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो वो जो परक्यूशनिस्ट थे कौन थे? रॉन फॉब्स। तो उन्होंने जो था वो एवलिन ग्लेनी के अंदर जो पोटेंशियल था उसको समझ लिया। पोटेंशियल क्या मतलब? क्षमता, क्वालिटी। ठीक है, उस पोटेंशियल को समझा। He began by tuning two large drums to different notes। तो उन्होंने क्या किया, ड्रम्स होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े से होते हैं जिन्हें बीट किया जाता है स्टिक से, तो वो जो बड़े बड़े ड्रम्स थे उनको जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने क्या किया, उन्हें बीट किया। बीट किया यानी बजाया। ठीक है, यहाँ पे प्ले किया। डिफरेंट नोट्स यानी अलग अलग लेवल से, अलग अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग साउंड क्रिएट किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अब क्योंकि ईयर्स तो उसके जा चुके थे, यानी उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी सुनने की, तो रॉन फॉब्स ने उसे क्या एडवाइस की? रॉन फॉब्स ने बोला डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से, आगे उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो। अब वो दूसरा तरीका क्या था? She's Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। अब वो क्या बोल रही है कि तभी अचानक मैंने रियलाइज किया कि मैं फील कर सकती हूँ किसको? जो हाई बीट होती थी, हायर ड्रम की जो बीट होती थी उनको मैं वेस्ट अप यानी अपने वेस्ट से ऊपर के हिस्से में महसूस करती थी, और जो लोअर ड्रम थी उसकी बीट, उसके साउंड को मैं वेस्ट डाउन यानी कमर के निचले हिस्से में मैं महसूस करती थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और इस एक्सरसाइज को जो फॉर्ब्स थे उन्होंने रिपीट किया, बार बार उन्होंने ऐसे ही जो डिफरेंट साउंड थे वो क्रिएट किए ड्रम बजाते हुए, और धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक ही एकदम तभी एवलिन ने महसूस किया कि वो सेंस कर सकती है सर्टेन नोट्स, यानी कुछ निश्चित जो नोट्स थे, कुछ निश्चित जो साउंड थे उनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू वो फील कर रही थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration। मैंने लर्न कैसे किए? मैंने अपना माइंड ओपन किया, यानी मैं महसूस करने लगी थी, एंड बॉडी टू साउंड, मेरी बॉडी जो थी वो पूरी तरीके से साउंड और वाइब्रेशंस को उसके महसूस कर रही थी। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है? एवलिन ग्लेनी बोल रही है। यानी हम लोग तो तुरंत हार मान जाते हैं, कोई स्थिति होती है हमारे साथ, कोई परेशानी आई, अरे अब हम कैसे कर सकते हैं, ये तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। लेकिन एवलिन ग्लेनी जो थी उसने एक्सक्यूज नहीं किया कि वो सुन नहीं सकती, इवन उसने अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन बनाया ना। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी चीजें किसने कर दी? उसकी जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि नहीं मुझे तो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना है, आगे कैरी ऑन करना है, और उसके हार्डवर्क ने उसे सक्सेसफुल बनाया। She never looked back from the point towards or onward, sorry। तो उस दिन से उसने कभी भी बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ नहीं देखा, वो हमेशा आगे ऑनवर्ड्स ही देखती रही, और उसने कभी भी लुक्ड बैक यानी पीछे नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, जब वो 16 इयर्स ओल्ड थी तभी उसने क्या किया, वो कहाँ गई? यूनाइटेड किंगडम गई। किसके साथ? यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक जो टीम थी यूथ ऑर्केस्ट्रा की, उनके साथ वहां पर वो गई। ठीक है, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने अपना करियर, अपनी लाइफ किसमें चुनी? म्यूजिक के अंदर। शी ऑडिशन, और शी ऑडिशन देते हैं ना, आपने देखे होंगे DID के ऑडिशंस, या और भी ऐसे रियलिटी शो होते हैं जहां पर हम लाइव परफॉर्मेंस करते हैं। उस परफॉर्मेंस से पहले हमें ऑडिशन देना होता है। अब उस ऑडिशन में जब सिलेक्ट होते हैं तो हमें आगे के लिए यानी गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस, छोटी सी परफॉर्मेंस देनी होती है, जिससे जो डायरेक्टर हैं could decide whether she was good enough, कि आगे की परफॉर्मेंस के लिए हम इनफ गुड हैं या नहीं, यानी हमें आगे कंटिन्यू किया जा सकता है कि नहीं।
है ना। सो शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। फिर उसने ये जो एकेडमी थी जहाँ पे उसका फर्स्ट डे था ना, पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, उसके लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उस पूरी एकेडमी में एवलिन ग्लेनी से पहले किसी के भी इतने हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए थे। उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स पूरी एकेडमी के हिस्ट्री में अचीव किए थे। यानी उसी समय नहीं, पहले के भी जितने मार्क्स थे लोगों के उस ऑडिशन में, सबसे हाईएस्ट मार्क्स एवलिन ग्लेनी ने अचीव किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अभी वो क्या करती थी, साथ में काम करती थी लोगों के, लेकिन अब उन्होंने अपने काम को, परफॉर्मेंस को किसमें, सोलो। सोलो मतलब अकेले, अलोन, अकेले परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, यानी कितने साल का कोर्स था वहां पर रॉयल एकेडमी में ऑफ म्यूजिक में, 3 साल का। जब वो खत्म हुआ, एंड हुआ, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो उन्हें म्यूजिक के अंदर बहुत सारे टॉप अवार्ड मिले, उन्होंने काफी सारे टॉप अवार्ड जीते। ठीक है, तो ये उनकी स्टोरी थी। चलिए आगे और देख लेते हैं जो बची हुई है। कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एवलिन ग्लेनी ने इतनी प्रॉब्लम्स के साथ, इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए कितने सारे टॉप अवार्ड्स और अचीवमेंट्स जीते हैं ना। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन won't accept any hint of heroic achievement. ठीक है, if you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international schedule. यानी इतना ही नहीं था कि उसने सिर्फ वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, इस हेरोइक अचीवमेंट के लिए उसने कोई हिंट वगैरह एक्सेप्ट नहीं की, उसने सिर्फ हार्ड वर्क किया। अगर अब वो यहाँ पे क्या बोल रही है, वो लोगों को भी यहाँ पे मोटिवेट कर रही है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे और आप जानते हो, ये चीज आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, यू विल गेट देयर, तो एक दिन आप वहां पर जरूर पहुंच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसे पता था उसका जो राइट टॉप है, यानी उसे कहाँ जाना है, वो वहां तक पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, यानी उसने मल्टी परक्यूशनिस्ट जो थे उनमें भी सबसे ऊपर जो टॉप सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उनमें मैस्ट्री की। मैस्ट्री करना मतलब उनमें महारत हासिल कर ली, उसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आते थे, है ना, आ गए थे। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, इसके बावजूद कि उसके जो बहुत सारे इंटरनेशनल शेड्यूल्स थे, उसे बहुत सारी जो चीजें थी वो रिकॉर्ड कर रखी थी। यानी कि ये लोग क्या करने चाहते थे, तो इस स्टोरी और इस पैराग्राफ से हम क्या समझते हैं कि इतना प्रॉब्लम, इतने संघर्ष के बाद भी एवलिन जो थी उन्होंने कोई भी हीरोइक अचीवमेंट नहीं ली थी, है ना, किसी भी वीरता पूर्वक ऐसी उपलब्धि को स्वीकार नहीं किया, बस अपना हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के थ्रू वो कहाँ पहुंची, जहां पर बहुत जो टॉप वाले मल्टी परक्यूशनिस्ट होते हैं वहां तक वो पहुंची। किसके बावजूद, उनका इंटरनेशनल शेड्यूल, इतना बिजी शेड्यूल, इतना हैक्टिक शेड्यूल, यानी उनके पास बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, उनको बुलाया जाता था परफॉर्मेंस देने के लिए, होने के बाद भी उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, है ना। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing means fascinating, बहुत अट्रैक्टिव, फैसिनेट करने वाला, यानी लोगों को क्यूरियस करने वाला। लोग ये सोचते थे कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो इतना अच्छा म्यूजिक कैसे प्ले कर सकता है ना। ये चीज और भी ज्यादा लोगों को फोर्स करती थी टू वॉच एवलिन फंक्शन, कि वो एवलिन के फंक्शन को देखें कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो म्यूजिक को इतने अच्छे से परफॉर्म कैसे कर सकता है ना। एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने किस तरीके से वो इतने अच्छे म्यूजिक को प्रेजेंट कर रही थी, है ना। इन आर टू आर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, यानी आप वो क्या बोल रहे हैं, जब ये जिसने भी लिखा है नैरेटर या जो इंटरव्यूअर है वो क्या बोल रहा है, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन के बाद भी, यानी हमारा डिस्कशन कितने देर का हुआ, 2 आवर का डिस्कशन था। सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, तो उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, यानी वो हर जो स्टेटमेंट था उसका रिप्लाई कर रही थी, है ना। मैन विद bushy beard give me trouble, she laughed. अब वो क्या बता रही है कि ऐसे मैन, ऐसे आदमी, आदमियों के होते हैं बियर्ड्स होती है, बुशी बियर्ड यानी गहरी सी जिनकी दाढ़ियां होती है बड़ी बड़ी सी ना,
तो गिव मी ट्रबल, हाँ वो लोग मुझे ट्रबल देते हैं। ट्रबल देना मतलब वो उनकी जो बात है वो समझने में मुझे परेशानी होती है, क्योंकि वो किससे समझती हैं, थ्रू द लिप मूवमेंट, है ना। जब हम लिप मूवमेंट करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे लिप्स मूव करते हैं, उसके थ्रू जो एवलिन ग्लेनी या जो ऐसे लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, उस लिप मूवमेंट के थ्रू हमारी बातों को समझते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती, बुशी बियर्ड्स होती हैं, वो ट्रबल देते हैं, उनकी बात समझने में मुझे कठिनाई होती है। शी लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगी। इट इज, ये रहा देखो, ये एवलिन ग्लेनी है, और ये देखो क्या कितने अच्छे तरीके से इसको प्ले कर रही है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इसलिए नहीं कि मैं उनके लिप्स को वॉच करती हूँ, लिप्स को देख करके उनकी बात समझती हूँ ना, तो नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। यानी वो कैसे समझती थी लोगों की बातों को, सिर्फ लिप्स रीडिंग के थ्रू नहीं, स्पेशली आईज, यानी लोगों की आंखें भी बोलती है। जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, उस फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम बहुत सारी बातें कहते हैं। कई बार देखा होगा ना, लोगों से अगर आप कुछ पूछोगे तो वो कुछ आपसे ना बोलते हुए फेशियल एक्सप्रेशन देंगे, और उन फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम बातों को समझ लेते हैं। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आए हो और मम्मा को आपको गुस्सा आ रहा है, तो मम्मा क्या करेगी, फेशियल एक्सप्रेशन देगी। आप गेस्ट है तो उनके सामने आप पर चिल्लाएगी तो है नहीं, डांटेगी है नहीं, वो क्या करेगी, आप आंखें दिखा देगी, है ना। तो ये क्या हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन। तो क्या बोले, लिप्स के थ्रू ही नहीं, मैं फेशियल एक्सप्रेशन, स्पेशली आईज बहुत कुछ बोलती हैं, तो मैं आईज के थ्रू लोगों की बातें समझती हूँ। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, अब वो बहुत अच्छे से स्कॉटिश लिल्ट तो बोल लेती है, यानी स्कॉटिश लैंग्वेज तो बोल लेती है। लिल्ट क्या है, तरीका, माध्यम बोलने का, है ना। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। डेफ कब हुई थी वो, कंप्लीटली डेफ हुई थी 11 ईयर में, और ये डिटेक्ट कब हुई थी उनकी डेफनेस, जब वो 8 ईयर ओल्ड थी, यानी उससे पहले वो सुन सकती थी। तो इसलिए उनकी स्पीच जो स्कॉटिश में वो क्लियर है, क्योंकि वो स्कॉटिश गर्ल है। She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि चलो स्कॉटिश थी तो वहां की लैंग्वेज तो उनको आ गई, लेकिन उन्होंने कैसे मैनेज किया, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, जापानीज की बेसिक उन्हें आती थी, उसकी मास्टर थी, तो वो ये दो लैंग्वेज जापानीज और फ्रेंच भी अच्छे से बोल लेती थी। तो ये कैसे, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूजिक के लिए उन्होंने क्या बताया कि वो जो म्यूजिक है वो उनके हर बॉडी पार्ट्स में मूव करता है, वो उससे उसे फील करती। इट टिंगल्स, टिंगल्स यानी कॉजेज अ स्लाइट प्रिंकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, यानी उनकी बॉडी में सेंसेशन ला देता है। इन द स्किन, यानी स्किन तो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में है, तो स्किन के थ्रू वो टिंगल्स करता है। माई चीक बोन्स, ठीक है, मेरे चीक यानी गालों की जो बोन्स, एंड इवन इन माई हेयर, यानी मैं म्यूजिक को अपने बालों से भी महसूस कर लेती हूँ। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, अभी हमने ऊपर इमेज में देखा था ना, वो हाथ में दो वो पकड़े हुए थी, तो जब उसका साउंड, तो वो साउंड उनके फिंगर टिप्स, उनकी उंगलियों के जो आगे के पोर होते हैं ना, जहां से हम चीजें पकड़ते हैं, वहां से उसे वो फील करते हैं। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, यानी जब वो क्या करती है, ड्रम प्ले करती है, लीनिंग द अगेंस्ट द ड्रम्स, यानी ड्रम्स को क्या करती है, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, इकोज ऑफ साउंड, साउंड का जो इको होता है ना, जैसे आपने कभी किसी बंद कमरे में जाओ, वहां पर आप आवाज दो तो एक इको वॉइस आती है ना, रिटर्न रिवर्स, तो वो उसके थ्रू उसको फील करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, जब वुडन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है और वहां उन्हें म्यूजिक प्ले करना होता है, तो उस समय वो क्या करती है, शी टेक ऑफ हर शूज, अपने शूज निकाल देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुट, ताकि क्या हो सके, जो वाइब्रेशन है म्यूजिक का वो उनके बेयर फीट यानी नंगे पैरों से होते हुए, उनके लेग्स के होते हुए वो फील कर सके म्यूजिक को। तो इस तरीके से वो म्यूजिक को फील करती हैं, और म्यूजिक उनकी रग रग में कह सकते हैं, यानी उनकी पूरी बॉडी में म्यूजिक दौड़ता है ना। ऐसे ही नहीं इतने टॉप लेवल तक पहुंच गई थी।
तो वो क्या बोल रही है, म्यूजिक मेरी बॉडी में दौड़ता है, रग रग में है। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं। एवलिन डिलाइट हर ऑडियंसेस, कि एवलिन डिलाइट करती है यानी खुश कर देती है, उनकी जो ऑडियंस उन्हें सुनने जाती है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलेंथ्रोपिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। यानी 1991 में क्या हुआ, उन्होंने रॉयल एकेडमी, जो रॉयल फिलहार्मोनिक की सोसाइटी थी, उसका प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड क्या होता है, अकेले जो म्यूजिक परफॉर्म किया उसका अवार्ड उन्होंने जीता है ना। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, वहां पर जो मास्टर परक्यूशनिस्ट थे उनका नाम क्या था, जेम्स ब्लेड्स। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमने स्टार्ट किया था ना चैप्टर बिफोर योर रीड में पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, जेम्स ब्लेड ने कहा था। क्या बोला था जेम्स ब्लेड्स ने, कि गॉड ने, ईश्वर ने उनकी हियरिंग एबिलिटी तो ले ली, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो फील करती है उस चीज को, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे ज्यादा फील करती है ना। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतने अच्छे से क्या कर सकती हैं, एक्सप्रेस कर सकती हैं, है ना। तो ये सारा कुछ किसने बोला था, ये जेम्स ब्लेड्स ने बोला था, और किसके लिए बोला था, एवलिन ग्लेनी के लिए बोला था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे, एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहलिक, यानी वर्कोहलिक मीन्स क्या है, वर्क करना, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, यानी अगर काम ना मिले तो कोई कोई होते हैं ना ऐसे लोग कि उन्हें जिस दिन काम नहीं मिले तो वो परेशान से हो जाते हैं, अरे मुझे तो कुछ काम करना है, तो वर्कोहलिक है, यानी उन्हें काम चाहिए, वो कुछ ना कुछ काम करना ही है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे तो काम करना ही है। ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, ठीक है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। तो वो बोल रहे हैं हाँ, क्लासिकल म्यूजिक सीखना मेरे लिए काफी हार्ड था, लेकिन इसके जो रिवॉर्ड मिले मुझे वो काफी इनॉर्मस मतलब ग्रैंड थे, बड़े थे। इनॉर्मस का मतलब होता है ग्रैंड, बड़े, वो भी कम नहीं थे, बहुत ग्रैंड थे, इनॉर्मस थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स क्या होता है, जो म्यूजिक शो करने जाते हैं ना उन्हें कॉन्सर्ट, तो वो क्या है, बहुत सारे रेगुलर कॉन्सर्ट किए, वो कंटिन्यू कॉन्सर्ट करती थी। तो अपार्ट फ्रॉम द, ठीक है, इसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन, उन्होंने कई सारे फ्री कॉन्सर्ट्स कहाँ दिए, प्रिजन यानी कैदियों के लिए, एंड हॉस्पिटल्स के लिए दिए। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो यंग म्यूजिशियंस को काफी प्रायोरिटी देती थी, यानी प्राथमिकता देती थी, ताकि वो अच्छे से म्यूजिक को सीख सकें। एंड द क्लेम ऑफ द बीथोवन फन फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, और उनके उससे यानी वो जो अर्न करती थी उससे जो डेफ चिल्ड्रन है उसके लिए फंड भी दिया करती थी, यानी चैरिटी भी किया करती थी। शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, और वास्तविकता में वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, एक स्टार की तरह लोगों को इंस्पायर कर रही है। किनको, स्पेशली फॉर द डेफ चिल्ड्रन, जो डेफ चिल्ड्रन है उनके लिए वो मोटिवेशन का काम करती है ना। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो यानी हम वहां तक जहां तक हम दे सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं जहां पर हम नहीं पहुंच सकते। अगर हम डिटरमाइन कर लें, हार्ड वर्क करें, तो इसे कह सकते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस हमें सोचने की जरूरत है और करने के लिए, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचते रहें और हम वहां तक पहुंच जाएं, हर चीज को पॉसिबल कर लें, उसके लिए हमें एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। एवलिन ग्लेनी ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, तब जाकर के वो इस लेवल पर पहुंची थी, है ना। यानी जो नॉर्मल लोगों को एफर्ट लगाने पड़ते हैं उससे 10 टाइम्स ऐसे लोगों को एफर्ट लगाने पड़ते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और वो ये समझ लो कि इतना ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि अपनी एज से दुगने लोगों से भी ज्यादा अकम्प्लिश मतलब उनके साथ काम किया करती थी, है ना। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. उनकी जो ये इंस्पिरेशन थी, ये किनकी, हैंडीकैप्ड, जो लोग
डिसेबल हैं उनके लिए भी थी। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उन्हें देखते हैं उनको बताती हैं, उनके लिए भी इफ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती हैं तो आई कैन। हमें भी सोचना चाहिए कि अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना। एंड नॉट द लीस्ट, और उनसे थोड़ा भी कम नहीं, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, मिलियंस ऑफ लोगों को उन्होंने